हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलम कानून। तो आज हम लोग अपने बीएससी सीरीज़ में चैप्टर 6 देखने जा रहे हैं, जो कि बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा वहाँ पर ओरल एविडेंस की वैल्यू नहीं रहेगी। इसमें सबसे पहला सेक्शन जो है वो 94 है, जो कि बात करता है एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी टर्म्स होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या ग्रांट के अंदर या फिर कोई भी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में, तो कॉन्ट्रैक्ट तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ग्रांट का मतलब क्या हुआ, जो भी ग्रांट इशू करता है, जैसे लाइसेंस जो इशू करते हैं वैसे ग्रांट्स की यहाँ बात की जा रही है। या फिर कोई भी अथॉरिटी जो किसी भी चीज़ के लिए परमिशन देती है तो उसको भी ग्रांट कहा जाता है। तो इसमें एक और चीज़ क्या है, डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो बेचते हैं प्रॉपर्टी को वो सब का बात कर रहा है। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में या प्रॉपर्टी के सेल डीड वगैरह में कोई टर्म्स दिया है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कि ये पर्टिकुलर टर्म्स है या हम लोग इतने रुपए में ही बेचेंगे, तो फिर उसके में कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म्स ऑफ सच ग्रांट, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट या ग्रांट के ट्रांजैक्शन में जो है फॉर्म, मतलब लिखित फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखा गया है, तो उसके टर्म्स को प्रूव करने के लिए सिर्फ वही डॉक्यूमेंट या फिर उसका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स दिया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है कि अगर उसको प्रूफ करना है तो उसके लिए तो कोई एविडेंस नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर उसको प्रूफ करना है तो आपको वही डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। मान लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक कंपनी, दो कंपनी आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है सेलर और बायर की तरह। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसमें कुछ भी प्रूफ करना है तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट को खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या फिर अगर किसी रीज़न से नहीं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा सकता है तो उसका सेकेंडरी एविडेंस देना होगा। सेकेंडरी एविडेंस हम लोग समझ रहे हैं क्या है, और सेकेंडरी एविडेंस कब देते हैं उसके भी हम लोग सेक्शंस पढ़ें कि कब हम लोग सेकेंडरी एविडेंस देंगे। तो सबसे पहले तो फिर हम लोग उसमें एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है, तब वो एडमिसिबल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो ये कहेगा कि कब जो है हम लोग उसको प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो। अब एक्सेप्शंस देखते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड है जो मैं आप लोग को मेंशन कर दूँ। यहाँ पे लिखा है हेयर इन बिफोर कंटेन। हेयर इन आफ्टर का मतलब हम लोग समझे थे इस सेक्शन के बाद। हेयर इन बिफोर कंटेन का मतलब क्या है, इस सेक्शन से पहले। मतलब सेकेंडरी एविडेंस के बारे में हम लोग ने कहाँ पढ़ा था, इस सेक्शन से पहले पढ़ा था, तो उसी के बारे में ये कह रहा है। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट एक्सेप्शन है जो बात करता है, पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग एंड व्हेन इट इज शोन दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड सच एन ऑफिसर, द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एक पब्लिक ऑफिसर, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिसर के लिए ही वैलिड रहेगा। जब वो उसका अपॉइंटमेंट होता है तो राइटिंग में होता है, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह भी आता है। जिस भी एग्ज़ाम्स के आप लोग तैयारी कर रहे हो, वो भी आप लोग ज्वाइन करने जाओगे तो उसमें एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा राइटिंग में। ओरली तो फ़ोन करके आपको नहीं बुलाते ना कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया आप आ जाओ, नहीं, आपको प्रॉपर एक उसका सिस्टम होता है, आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है, फिर आप ज्वाइन करते हो। तो जब ये और आपने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आप काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हो अपने पोजीशन पे, जैसे मान लेते हैं एक वकील है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो उसको ज्वाइन किया, वो अपना काम कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है अपने पोजीशन पे रह के, तो अब ये चीज़ प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर ला करके दिखाओ कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या नहीं, क्योंकि वो इतने टाइम से उस काम को, अपने काम को कर रहा है। तो यहाँ पे उसके अपॉइंटमेंट लेटर को कैसे वो अपॉइंट किया उसका राइटिंग में प्रूफ करने का नीड नहीं है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है वो बात करता है, विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। सबसे पहले विल का मतलब वसीयत हो गया, और प्रोबेट एक तरीके से ऑर्डर होता है जिसमें कोर्ट ऑर्डर देती है विल के ही बारे में, तो मतलब कोर्ट ऑर्डर प्लस विल प्रोबेट होता है। तो जो विल है उसको प्रोबेट के द्वारा प्रूफ किया जा सकता है, कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है।
अब नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है वो बात करता है, नहीं दो ही एक्सेप्शन था, सॉरी इसमें दो एक्सेप्शन था, बाकी एक्सप्लेनेशन है। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो बात करता है कि ये सेक्शन जो है कहाँ पर अप्लाई करता है। ये सेक्शन उन केसेस में भी अप्लाई करेगा, उन कॉन्ट्रैक्ट्स और ग्रांट्स और प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई करेगा जो कि एक डॉक्यूमेंट में है, ठीक है, लेकिन उनका बहुत सारा एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट वो कंटेन कर रहे हैं। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में अवेलेबल हो, तो उन सेक्शंस में भी ये अप्लाई करता है, ये सेक्शन अप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना वो एक से ज़्यादा है, अगर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा है तो अगर उसमें से एक प्रूफ कर दिया गया है तो वो काफ़ी है। अगर एक से ज़्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो एक प्रूफ करना सफिशिएंट है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो बात करता है, ये एक तरीके से एक्सप्लेनेशन भी है और एक इनडायरेक्ट एक्सेप्शन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये बात करता है द स्टेटमेंट in any document whatever of the fact other than the fact referred to this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact। अब यहाँ पे other than the fact referred to this section के बाद यहाँ पे कौन सा fact refer किया था, आप लोग बताओगे मुझे। हम लोग इस सेक्शन में कौन से फैक्ट्स के बारे में पढ़ें, तो ऊपर आते हैं थोड़ा सा। इस सेक्शन में हम लोग एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है, टर्म्स पर। किस पे? टर्म्स पे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स के जो टर्म्स हैं, या ग्रांट के जो टर्म्स हैं, या कोई प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं उसके कुछ टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस जो है ये उसकी बात करता है। तो अदर देन दैट टर्म्स या कंडीशन जो भी स्टेटमेंट है उस पर ओरल एविडेंस क्या कर सकते हैं, ओरल एविडेंस दे सकते हैं। मतलब अगर एक टर्म्स में कोई भी बात लिखा है कि 10,000 रुपये ए को बी को देना है, लेकिन उसके बाद उसके अलावा भी कुछ स्टेटमेंट लिखा है कि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, आप 2 महीने में भी दे सकते हो, या टाइम मेंशन नहीं है, तो उस पर आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि नहीं हमने तो बात किया था कि हमें तो 4 महीना के अंदर ही पेमेंट करना है। ये ओरल एविडेंस इस पे दे सकते हैं क्योंकि वो उसका टर्म्स नहीं है। अगर टर्म्स होगा तो ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर टर्म्स है तो फिर ओरल सॉरी शायद मैंने उल्टा बोल दिया, अगर टर्म्स है तो ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर टर्म्स नहीं है, वो अदर स्टेटमेंट है, तो वो उसमें ओरल एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो ओरल एविडेंस को ना तब माना जाता है जब लिखित एविडेंस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, ये क्लियर। जैसे इसमें देखो कुछ इलस्ट्रेशन है, जो सबसे लास्ट वाला इलस्ट्रेशन है ना, ई नंबर, वो क्या कहता है कि ए ने बी को एक रिसिप्ट दिया पैसों का, ठीक है, मतलब कोई मनी का पेमेंट किया है बी ने, उसका रिसिप्ट दिया। ओरल एविडेंस इसका पेमेंट का बिल्कुल एडमिसिबल हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे क्यों? क्योंकि किसी को रिसिप्ट देना, कहीं हम लोग जाते हैं शॉपिंग में, बदले में हमें रिसिप्ट दिया जाता है, तो क्या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर कोई वो ग्रांट है, या फिर कोई प्रॉपर्टी का कुछ मैटर है, उसमें डिपोजिशन है? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो एक रिसिप्ट है ना, तो वो कोई टर्म्स तो नहीं हुआ, वो तो अदर स्टेटमेंट के अंदर आया ना, इसीलिए वहाँ पे ओरल एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा। ये समझ आ गया इलस्ट्रेशन? तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चले। अब है 95। अब 95 जो है सेक्शन, वो 94 से ही रिलेटेड है, दोनों को साथ में ही पढ़ना है। 94 क्लियर हो गया। 95 क्या कहता है? एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। मतलब यहाँ पे देखो सर्च वर्ड यूज़ किया है। बेरैक जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग वर्डिंग्स पे ध्यान रखना ज़रूरी है। सच मतलब किसका रेफरेंस ले रहा है ये? यहाँ पे जो सर्च वर्ड है ये रेफ़र कर रहा है 94 में। मतलब 94 में जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म्स के बारे में पढ़े, ये उसी का बात कर रहा है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर ग्रांट या फिर डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट में लिखा है और उसके टर्म्स 94 सेक्शन के अंदर प्रूव हो चुके हैं, तो ओरल एविडेंस उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, या फिर वैरी करने के लिए, या फिर उसमें कुछ ऐड करने के लिए, या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एडमिसिबल नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। ये सेक्शन यही सिंपल सा बात कहता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है मान लीजिए, और वो क्या हुआ, उसका डॉक्यूमेंट जो था हमने 94 के अकॉर्डिंग
दे दिया कोर्ट में, और वो कोर्ट में प्रूव भी हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया वो अकॉर्डिंग टू 94। तो अब कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। क्यों, किस लिए नहीं दिया जा सकता है? उस जो हम लोग डॉक्यूमेंट प्रूफ किए हैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, मतलब वैरी करने के लिए, ऐड करने के लिए या सब्सट्रैक्ट करने के लिए, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं हम उसके बाद, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके जो प्रोवाइडेड दैट है ना, ये सारा इसका एक्सेप्शंस है कि कहाँ पर हम लोग दे सकते हैं, कहाँ पर एडमिसिबल होगा। तो प्रोवाइडेड दैट देखते हैं। सबसे पहले जो प्रोवाइडेड दैट है वो बात करता है that any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any degree or order relating thereto, such as fraud, intimidation, illegality, want to due execution, want to capacity in any contracting party, want or failure of consideration or mistake of fact or law। मतलब यहाँ पे आप लोग हाईलाइट कीजिए इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी फैक्ट है जो डॉक्यूमेंट प्रूफ हो चुका है मान लेते हैं, और कोई ऐसा फैक्ट है जो उस डॉक्यूमेंट को ही इनवैलिडेट कर दे, इनवैलिड कर दे। कैसे? कि वो जो डॉक्यूमेंट प्रूफ हुआ है वो फ्रॉड से लिया गया हो, इंटिमिडेशन से लिया गया हो, इलीगल हो, वो उसमें ड्यू एग्जीक्यूशन हो, या फिर वांट ऑफ कैपेसिटी से बाहर हो, जो बंदा उसको किया है कॉन्ट्रैक्ट वो माइनर हो, कैपेसिटी से बाहर होने का, या फिर वो पागल हो, या फिर वहाँ पे फेलियर ऑफ कंसिडरेशन है। ये सारा ना एक कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल्स होते हैं कि वो कैपेसिटी में होना चाहिए, उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, वो फ्रॉड या फिर कोअर्शन नहीं होना चाहिए उसमें। ये सब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन लॉ हो तो वो खुद ही वॉइड हो जाता है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट खुद ही गलत हो जाता है, तो फिर उसका प्रूफ होना नहीं होना तो फिर तो बेकार है। उसमें तो आप फिर प्रूफ दे ही सकते हो कि हाँ ये तो गलत है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट। मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो प्रूफ हो गया 94 के अंदर, लेकिन एक और सेपरेट ओरल एग्रीमेंट कोई है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है और वो डॉक्यूमेंट में साइलेंट है, मतलब वो डॉक्यूमेंट में नहीं है और वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए टर्म्स के साथ, ठीक है। इज़ नॉट इनकंसिस्टेंट विद इट्स टर्म, ठीक है, वो उसके टर्म्स के साथ, अगर जो टर्म्स था जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स है उससे बिल्कुल उल्टा ही ना हो और कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हो तो उसको प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो उसका कुछ उल्टा ही होगा तब वो नहीं वहाँ पे प्रूफ किया जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि दो पर्सन ने बोला कि हाँ 10,000 में आप मुझे क्या मतलब पैसे देना और मैं आपको ये गुड्स सप्लाई कर दूंगा 10,000 में। लेकिन उसके ये इस चीज़ का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बना, लेकिन ये चीज़ बाद में उठी बात कि नहीं हम लोग तो बात किए थे कि हम लोग 10 नहीं, हम लोग 11,000 में इसको करेंगे और हम लोग दोनों पार्टी एग्री कर रहे हैं, तो वो उसके साथ कंसिस्टेंट है उसके टर्म्स के साथ कि हाँ ठीक है ये ओरल एग्रीमेंट इस पे बना है तो इसको प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है? अब नेक्स्ट जो है प्रोवाइडेड एक्सेप्शन, वो ये कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, यहाँ पे भी है, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है ना कि जब तक एक कंडीशन पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा चीज़ अलाउ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दोगे जुडिशरी का या ईपीओ वगैरह का, पहले आपको प्री क्लियर करना होगा तभी आप मेंस के लिए बैठ सकते हो। तो ये क्या, ये कंडीशन है। तो अगर कुछ वैसा कंडीशन है और इस ऐसा कंडीशन का कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ है तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो है हमारा वो बात करता है existence of any distinct subsequent oral agreement to decline or modify any such contract, grant or deposition of property। अगर कोई distinct subsequent oral agreement का मतलब क्या हुआ, distinct मतलब different और subsequent मतलब जो
कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसके बाद अगर कुछ भी ओरल एग्रीमेंट हो रहा है तो कुछ अलग है, ओरल एग्रीमेंट में कुछ डिफरेंट है क्या, उस कॉन्ट्रैक्ट को कुछ मॉडिफाई करने के लिए, रिक्लाइन करने के लिए, तो फिर क्या होगा, वो प्रूफ किया जा सकता है कि हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, उसको बेटर करना चाह रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो उसको भी प्रूफ किया जा सकता है कि हम लोग ओरल एग्रीमेंट के थ्रू वो चेंजेस किए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया इसका एक्सेप्शन। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग सही तो आए हैं। नेक्स्ट जो है ना वो बात करता है कि अगर कहीं पे कोई यूसेज या कस्टम हो, ठीक है, जो कि एक्सप्रेसली मेंशन नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन क्योंकि वो वहाँ का कस्टम है, वहाँ पे ऐसा होते आ रहा है, तो उसको भी प्रूफ किया जा सकता है। मान लेते हैं जैसे कि जो पढ़ रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो एडवोकेट्स होंगे, तो आप लोग एडवोकेट्स को देखते हो कि वो लोग जब कोर्ट में रहते हैं ना तो चाय वगैरह पीते हैं, तो वो लोग को एक पर्ची चलता है, खाता चलता है वहाँ पर कि हाँ ठीक है लिख दो, महीना के एंड में पैसा वो दिलाता है। तो वो क्या है, वो कोई ऐसा तो नहीं ना कि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, नहीं, वो एक कस्टम है, वो ऐसा चले आ रहा है कोर्ट्स में, तो इसीलिए वो उसको भी प्रूफ कर सकते हैं उस टाइप का। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद जो है ये बात करता है कि अगर कोई भी फैक्ट जो कि ये प्रूफ कर रहा है कि मैनर ऑफ लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट में, अगर कुछ भी लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट में है और ये बात फैक्ट दिखा रहा है कि ये कुछ लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट जो है उस एग्जिस्टिंग फैक्ट का, तो उसको प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई मैनर है, क्योंकि बहुत सारा एक लैंग्वेज है लेकिन उस लैंग्वेज का भी मैनर्स होता है ना, अलग अलग तरीके, बहुत सारे वर्ड्स का अलग अलग मतलब भी निकलता है, तो उस चीज़ में अगर वैसा कुछ है तो उसको प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें है बहुत सारा इलस्ट्रेशन, एक इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं, हम लोग बी नंबर देखते हैं, ठीक है। ए जो है वो एग्री करता है इन राइटिंग टू पे बी 1000 रुपीज़। ए ने एक एग्री कर लिया कि वो 1000 रुपये देगा 1 मार्च 2023 को। सेम टाइम पे ये भी बना था ना कि मनी जो है वो 31 मार्च 2023 तक पे नहीं किया जाएगा, नहीं पेड है, तो इसको फिर प्रूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इस ओरल एविडेंस को, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग आते हैं जो कि बात करता है 96 सॉरी, जो एक्सक्लूशन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है ये आपको पता है? सबसे पहले एम्बिगुअस का मतलब देखते हैं। यहाँ पे एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट मतलब नॉट क्लियर, क्लियरिटी नहीं है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें क्लियरिटी ही नहीं है, जो क्लियर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कहता है सेक्शन हमारा कि व्हेन द लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट ऑन इट फेस। ऑन इट फेस का मतलब क्या हुआ, आप लोग BNSS में एक टर्म पढ़े होंगे, प्राइमा फेसी, ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब देखते ही फेस पे क्या दिख रहा है, ऑन द फेस, एकदम शुरुआत से ही आपको क्या दिख रहा है, ये ऑन इट फेस का मतलब यही है। सॉरी, ऑन इट फेस का मतलब क्या है, प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी। तो पहले ही ऑन द फेस ऑफ इट, पहले देखते ही वो समझ आ रहा है कि वो एम्बिगुअस है या फिर डिफेक्टिव है, मतलब वो क्लियर ही नहीं है या फिर डिफेक्टिव एविडेंस है, तो उस पर एविडेंस नहीं दे सकते हैं, वैसे फैक्ट्स के ऊपर एविडेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये समझ आ रहा है, जो समझ ही नहीं आ रहा है, देखते ही वो पता चल रहा है कि वो फैक्ट ही क्लियर नहीं है डॉक्यूमेंट का, तो आप कैसे एविडेंस दोगे उसके ऊपर। इसका इलस्ट्रेशन देखो तो और अच्छे से क्लियर होगा। A agrees in writing to sell a horse to B for 1 lakh rupees और 1,50,000 रुपीज़। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ये साफ साफ दिख ही नहीं रहा है कि 1 लाख में बेचेगा या 1,50,000 में बेचेगा, तो दोनों में से किस में बेचेगा, तो इस बात का कि वो किस प्राइस पे बेचेगा इस पे वो एविडेंस दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अनक्लियर है, ठीक है। ये सेक्शन क्लियर हो, बहुत सिंपल सेक्शन था ये। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 97, जो कि बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट।
मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लैंग्वेज जो है, वह लैंग्वेज यूज इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इटसेल्फ, प्लेन इटसेल्फ का मतलब सिंपल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। When it applies accurately to existing fact, evidence may not be given to show that it was not meant to apply such fact. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो किसी फैक्ट पे बहुत सही से अप्लाई कर जा रहा है, एकदम एक्यूरेट अप्लाई कर जा रहा है, तो इस बात का एविडेंस नहीं दे सकते हैं कि नहीं वो तो इसके अप्लाई करने के लिए था ही नहीं, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन देखिए ताकि समझ आएगा अच्छे से। अगर कोई डॉक्यूमेंट क्लियर और सिंपल है और वो एग्जिस्टिंग फैक्ट पे परफेक्टली फिट होता है तो उस पर एविडेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसका इलस्ट्रेशन क्या है, A sells to B by deed my state at रामपुर containing 100 बीघास। A ने B को डीड के द्वारा अपना जो ज़मीन था वो बेचा। रामपुर में उसके पास 100 बीघास ज़मीन था, ठीक है। A has an estate at रामपुर containing 100 बीघास, ठीक है। Evidence may not be given of the fact that estate meant to be sold was once situated at a different place or a एंड ऑफ अ डिफरेंट साइज। अब ये कह दे कि नहीं मैं रामपुर वाली ज़मीन का बात नहीं कर रहा था, मैं तो दूसरी ज़मीन का बात कर रहा था। यहाँ पर अगर लिखा है माई स्टेट एट रामपुर और वो कितना साइज़ है तो उसको चेंज करने के लिए एविडेंस नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। जो लिखा गया उसको ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। 98 जो बात करता है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। अब इसका क्या मतलब हो गया, अनमीनिंग का मतलब क्या होता है, अनमीनिंग का मतलब होता है नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है उसका। वेल लैंग्वेज यूज इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इटसेल्फ, सिंपल डॉक्यूमेंट है, बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा उस एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ, तो वहाँ पर एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। इसका भी इलस्ट्रेशन देखिए, ए सेल टू बी बाई डीड माई हाउस इन कोलकाता। ए ने डीड के द्वारा सेल किया बी से अपना एक घर कोलकाता में, पर ए का तो कोलकाता में कोई घर ही नहीं था। ए हैड नो हाउस इन कोलकाता बट इट अपीयर्स दैट ही हैड अ हाउस एट हावड़ा। हावड़ा कोलकाता के ही पास में है, वेस्ट बंगाल में ही है। ऑफ विच बी हैज़ बीन अ पोजेशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड, और उसी घर में बी जो है रह रहा है, जब से डीड बना है तो बी उसी घर में रह रहा है उसके पास पोजेशन में। द फैक्ट मे बी प्रूव टू शो दैट द डीड रिलेटेड टू द हाउस एट हावड़ा। तो अब जाके ये नहीं बोल सकते नहीं मैं तो कोलकाता के घर का बात किया था, हावड़ा का थोड़ी ना। अरे भाई दोनों वेस्ट बंगाल में ही सटा हुआ ही जगह है, दोनों से सटा हुआ जगह है, और जब बी उसके पोजीशन में रह रहा है जब से डीड बना है तो आप जा कर के उसमें एविडेंस नहीं दे सकते, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, ठीक है। ये सेक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन देखिए जो बात करता है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि when the facts are such that language used might have been meant to apply to anyone and could not have been meant to apply to more than one of several person or things, evidence may be given of the fact which show which of those person or thing it was intended to apply। मतलब अगर लैंग्वेज ऐसा डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज ऐसा यूज़ किया गया है जो ये समझा नहीं पा रहा है कि क्या वो सेवरल पर्सन की बात की जा रही है या किसी एक पर्सन की बात की जा रही है या चीज़ों की अलग अलग चीज़ें या पर्सन की बात की जा रही है, तो उस पर एविडेंस दिया जा सकता है कि वो पर्टिकुलरली किस फैक्ट के बारे में बात कर रहा है या किस पर्सन के बारे में बात कर रहा है या फिर किस थिंग के बारे में बात कर रहा है। इसका इलस्ट्रेशन क्या है देखिए, ए अग्रीज टू सेल टू बी फॉर 1000 रुपीज माई वाइट हॉर्स। ए जो है वो एग्री कर गया कि 1000 रुपये में वो अपना वाइट हॉर्स सेल करेगा। तो अब ए के पास जो है वो 2 वाइट हॉर्सेस है, ठीक है। तो अब एविडेंस इस बात को देने के लिए दिया जा सकता है कि उसका मतलब क्या था, वो किस घोड़े को बेचने का बात कर रहा था, ठीक है। समझ आ गया, बहुत सिंपल है ये सारा सेक्शन। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है 100 वो बात करता है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज टू वन ऑफ द टू सेट्स ऑफ फैक्ट टू नाइदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज। इस सेक्शन का मतलब क्या हुआ
कि लैंग्वेज जो है ना वो अप्लाई कर रहा है पार्टली वन फैक्ट सेट पे और दूसरा पार्टली अनदर फैक्ट पे। मतलब देखिए कि जब लैंग्वेज व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड अप्लाई पार्टली टू वन सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट, ठीक है, एंड पार्टली टू अनदर सेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट। अगर एक जो लैंग्वेज है वो एक फैक्ट पे, एक सेट ऑफ फैक्ट पे अप्लाई कर रहा है और दूसरा दूसरे, बट द होल इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली टू आइदर, बट पूरी तरीके से वो किसी पे भी अप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसमें एविडेंस दिया जा सकता है कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई। देखिए इसके इलस्ट्रेशन से ही ये सारा चीज़ सही से क्लियर होता है। ए अग्रीज टू सेल टू बी माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। ए ने कहा कि मैं तुमसे बेच रहा हूँ अपना लैंड, जो कि कहाँ पर है, एक्स जगह पर है, और किसके पास है, वो वाई के ऑक्यूपेशन में, ठीक है। ए हैज़ लैंड एट एक्स बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। पर ये फैक्ट क्या है कि ए के पास एक्स में तो लैंड है, एक्स एक जगह है वहाँ पे लैंड तो है, पर वो वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है। एंड ही हैज़ अ लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, बट वो एक्स लैंड नहीं है। यहाँ एक्स वाई से कंफ्यूज नहीं हो रहा है, एक्स यहाँ पे जगह का बात कर रहा है और वाई एक पर्सन का बात कर रहा है, ठीक है। तो एविडेंस दिया जा सकता है कि आखिर वो कौन से ज़मीन को बेचना चाह रहा है, ये तो बता दो, क्योंकि तुम्हारा तो जो वर्डिंग्स है, जो लैंग्वेज है, वही कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ये समझ आ गया। नेक्स्ट सेक्शन 101, एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। ये क्या कहते हैं ना कि एविडेंस मे बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ इलिजिबल और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर्स ऑफ अ फॉरेन टेक्निकल लोकल और रीजनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस सेक्शन का मतलब क्या हुआ ना कि जब सब कोई ना समझ सके, ऐसा लैंग्वेज में कोई भी चीज़ है, प्रॉपर्टी वगैरह है, जो सब कोई नहीं समझ सकता है, वो एक उसके लिए उसको समझाना पड़ेगा, वो इंटेलिजिबल कैरेक्टर नहीं है या पिक्युलर सेंस में नहीं है वो, ठीक है। तो वैसे में आप एविडेंस दे सकते हैं अपने बात को समझाने के लिए। जैसे कि एक स्कल्प्टर है, अग्री टू सेल टू बी ऑल माई मोड्स, ए हैज़ बोथ मॉडल एंड मॉडलिंग टूल्स, ठीक है। एक स्कल्प्टर होता है ना, मूर्ति टाइप का कुछ है, तो उसके पास उसका मॉडल भी है, मॉडलिंग टूल्स भी है, तो वो एविडेंस देगा कि आखिर वो बेचना क्या चाह रहा है उससे, ठीक है। मतलब जहाँ पे लैंग्वेज ऐसा हो जो बहुत कॉमनली समझने वाला नहीं हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आप एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन जो है इसमें बात करता है हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेयरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मे गिव एविडेंस, ठीक है। ऐसा पर्सन जो पार्टी नहीं है डॉक्यूमेंट का या उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, वो एविडेंस दे सकता है ये शो करने के कि एग्रीमेंट में क्या वेरी कर रहा है उसके टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ। अब नेक्स्ट जो हम लोग का सेक्शन 103 है, वो सिंपली यही कहता है कि नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी टेकन टू अफेक्ट एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट एज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ विल। मतलब इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर विल्स पे अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, इफेक्ट नहीं करेगा। अप्लाई क्या, वो इस सेक्शन में जो कुछ भी पढ़ा है वो विल्स पे को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है वो नया चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है बर्डन ऑफ प्रूफ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरे साथ जुड़िए इस जर्नी में। थैंक यू एवरीवन।